आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक दृष्टिकोण जिसका नाम है रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या कहता है पहले ये समझते हैं। तो रचनावाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसका विकास 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में हुआ था। यानी कि ये बहुत ही नया और आधुनिक दृष्टिकोण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करता है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति, सैन्य क्षमता या आर्थिक संसाधनों से निर्धारित नहीं होती है जैसा कि यथार्थवादियों का मानना है, बल्कि रचनावादियों का मानना है कि विचार यानी कि आइडियाज़, पहचान यानी कि आइडेंटिटी, नॉर्म्स यानी कि मानदंड, मूल्य, संस्कृति और सामाजिक अंतर्क्रियाओं से भी निर्मित होती है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करेगा इसको मतलब कैसे व्यवहार करेगा इसको जो है विचार, पहचान, आइडेंटिटी, नॉर्म्स और कल्चर जो है प्रभावित करते हैं। थोड़ा और आसानी से समझते हैं। राज्य का व्यवहार केवल उनके पास कितनी शक्ति है इससे तय नहीं होती है, बल्कि वह एक दूसरे को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं यानी कि विचार कैसे हैं उनके, और उनके बीच किस प्रकार की सामाजिक समझ है ये भी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक राज्य शक्तिशाली है इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डिसाइड नहीं होती है, बल्कि राज्य एक दूसरे को कैसे देखते हैं, उस राज्य के जो है दृष्टिकोण कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनकी संस्कृति कैसा है, उनके मापदंड कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूरा देखिए समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सामाजिक रूप से निर्मित होती है, सैन्य रूप से या आर्थिक रूप से नहीं, ऐसा कि रचनावादियों का मानना है। तो आते हैं इसके प्रमुख जो मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली मान्यता क्या है? आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन अ मटेरियल पावर। यानी कि रचनावाद का मानना है कि जो विचार होते हैं, एक की पॉइंट है रचनावाद का, आप इसको रट लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। रचनावाद का क्या मानना है कि जो विचार है, विश्वास है और जो धारणाएं हैं वो राज्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं और इसी आधार पर राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो है प्रकृति डिसाइड होती है, ऐसा इनका मानना है। दोबारा से समझिए, यदि दो देशों के बीच विश्वास और सहयोग होगा तो आपस में क्या होंगे? वो मित्र होंगे। यदि एक देश दूसरे देश पर अविश्वास करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, तो वह एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? शत्रु मान जाते हैं, ऐसा इनका रचनावादियों का मानना है। तो देखिए कैसे ये डिसाइड होता है। आइडियाज, एक देश कैसा विचार रखता है, उस विचार के द्वारा उसका व्यवहार डिसाइड होता है और उस व्यवहार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति डिसाइड होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? आइडेंटिटी शेप्स इंटरनेशनल इंटरेस्ट, आइडियाज शेप नेशनल इंटरेस्ट। रचनावादियों का क्या मानना है कि राष्ट्रीयता बल्कि स्थायी नहीं होती हैं, बल्कि ये राज्यों के पहचान के अनुसार बदलते रहते हैं। मान लीजिए यदि कोई देश अभी के समय में लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाही है, तो उसका जो व्यवहार होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग प्रकार का होगा, तानाशाही प्रकार का होगा। यदि वो देश बाद में लोकतांत्रिक बन जाता है तो उस देश का जो विचार या उस देश का जो व्यवहार होगा वो भी लोकतांत्रिक हो जाएगा। जैसे कि भारत है, लोकतांत्रिक है, शांतिप्रिय राष्ट्र है। अमेरिका लोकतांत्रिक है, मानवाधिकार का समर्थक है। चाइना कैसा देश है? समाजवादी राज्य है। यानी कि जिस प्रकार राज्य की पहचान होगी उसी प्रकार उसका व्यवहार होगा, उसी आधार पर उसकी विदेश नीति डिसाइड होती है। यानी कि राज्य की जो आइडेंटिटी है उसके व्यवहार और उसके फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है, ऐसा रचनावादियों का मानना है। थर्ड क्या है? नॉर्म्स एंड वैल्यू मैटर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो होता है मानदंड होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज एक मानदंड हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, न्यूक्लियर या फिर SDG हो गया। इन वैश्विक मापदंडों के कारण कई बार शक्तिशाली देश भी अपना व्यवहार को चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसा कि ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के अगर वायलेशन होता है, चाहे कोई भी देश हो, उसको थोड़ा सा वो ह्यूमन राइट्स को तवज्जो देगा। यानी कि उसके व्यवहार को ये जो मानदंड है वो प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब ये है। फोर्थ क्या है? एनार्कियल हैज़ नो फिक्स मीनिंग। जैसे कि रियलिज्म का मानना है अनार्कियल जो होता है, यानी कि जो एनार्की होती है, अराजकता होता है, हमेशा संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन जो अलेक्जेंडर वेंट हैं, अलेक्जेंडर वेंट को ही रचनावाद का फादर यानी कि पिता माना जाता है। अलेक्जेंडर वेंट क्या कहते हैं? एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। यानी कि अराजकता जो है स्वयं युद्ध का कारण नहीं है, यानी कि जो अराजकता वो युद्ध का कारण नहीं है, बल्कि राज्य जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बन जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यदि
राज्य सहयोग करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी होगी, शांति प्रिय होगी। यदि संघर्ष करेंगे तो कैसा होगा, युद्ध होगा। अब हम देखते हैं इसके मेजर थिंकर्स कौन से हैं। तो सबसे प्रमुख विद्वान जो है फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद के जो पिता माने जाते हैं वो हैं अलेक्जेंडर वेंट हैं, जिनकी प्रमुख पुस्तक है, इस पुस्तक को आप याद रख लीजिएगा, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1999 में आई थी। इसके अलावा इसके दूसरे प्रमुख विद्वान हैं निकोलस ऑनुफ हैं, इन्होंने ही सबसे पहले रचनावाद शब्द का प्रयोग किया था। इनकी प्रमुख पुस्तक है वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। इसके अलावा जो मार्था फिनोमर है, इन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स पर बहुत कार्य किया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को इन्होंने बहुत तवज्जो दी है। इसके अलावा पीटर कार्टर जस्टाइन हैं, इन्होंने कल्चर और नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया है। ये प्रमुख विद्वान हैं जिनका नाम याद रख लीजिएगा, आप थोड़ा सा काम आएगा आपको। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म काम कैसे करता है, यानी रचनावाद कैसे कार्य करता है। तो एक देश का आइडिया होगा, उस आइडिया यानी कि उसके विचार होंगे, उस विचार के आधार पर उसकी आइडेंटिटी यानी पहचान डिसाइड होगी, और उस पहचान के बाद वो अपने कुछ नॉर्म्स मापदंड डिसाइड करेगा। उस मापदंड के आधार पर राज्य का व्यवहार होगा और उस व्यवहार के द्वारा ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। बहुत सिंपल से आइडियाज़ बनाते हैं आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी से नॉर्म्स और वैल्यू आते हैं और उस नॉर्म्स वैल्यू से राज्य का व्यवहार डिसाइड होता है और उस व्यवहार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिसाइड होती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोप के देशों ने अपनी पहचान को संघर्ष से बदलकर कैसे बदल दिया है, सहयोग वाला कर लिया। जैसे कि पहले के टाइम में यूरोपियन कंट्री में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अब उन्होंने उस संघर्ष को छोड़ दिया, अब सहयोग पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक साझा मूल्य हैं, कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करता है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत सजग रहता है, कुछ साझा मूल्य होते हैं। कई देशों के पास परमाणु हथियार होने के बाद भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल नॉर्म्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज़ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होंगे। इसके लिए भारत भूटान संबंधों का आधार क्या है, शक्ति है? बिल्कुल नहीं है। भारत और भूटान के संबंधों का अध्ययन, भारत और भूटान के बीच जो संबंध है वो विश्वास, साझा संस्कृति, ऐतिहासिक मित्रता के आधार पर ही है। यानी कि रचनावाद का मानना है कि विचार हैं, आइडियाज़, आइडेंटिटी, सांस्कृतिक मूल्य, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को डिसाइड करती हैं। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है। तो आलोचना में क्या आता है कि जो रचनावादी हैं शक्ति और सहन क्षमता को बहुत कम महत्व देते हैं, आर्थिक कारकों को पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं, सिद्धांतों को व्यवहार में मापना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तथा भविष्यवाणी करना आसान नहीं है जैसे रचनावादी करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में आता रहता है कि ये कथन किसने कहा है। तो एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, अलेक्जेंडर वेंट ने कहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म काम कैसे करता है, रचनावाद काम कैसे करता है, आइडियाज आइडेंटिटी, उसके बाद नॉर्म्स, और उस नॉर्म्स के द्वारा राज्य का व्यवहार, और उस व्यवहार से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डिसाइड होती है। अब थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं। रियलिज्म यथार्थवाद क्या कहता है, पावर की बात करता है, यानी कि पावर यानी कि शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात करता है। दूसरी जो लिबरलिज्म है या उदारवाद या आदर्शवाद इसे भी कह सकते हैं, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, व्यापार और संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है। दूसरी तरफ जो रचनावाद है वह आइडियाज़, आइडेंटिटी, नॉर्म्स और कल्चर को महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, यानी कि रचनावाद ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति केवल शक्ति का खेल नहीं है, यहाँ पर विचार, व्यवहार, सामाजिक मूल्य, संस्कृति आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि राज्यों की सोच और पहचान बदलती है तो उनकी राष्ट्रीय हित है, विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बदल जाते हैं। यानी कि उनके अगर विचार बदलते हैं, उनकी पहचान बदलती है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति भी बदल जाती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।